गलवान क्षेत्र में स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हुए 17 भारतीय सैनिकों की ऊंचाई वाले इलाके में शून्य से कम तापमान में एक्सपोज होने और चोटों के कारण हुई मौत। अब तक इस झड़प में कुल मिलाकर 20 भारतीय सैनिक शहीद। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी की घटना के बाद बैठक कर लिया हालात का जायजा। बैठक में विदेश मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को पूरी घटना की दी जानकारी। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद आज भी रहेगा जारी। मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ने कहा, सही समय पर लिए गए फैसलों के चलते देश में कोरोना संक्रमण रहा नियंत्रित। मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ऊपर पहुंची। संकट के दौरान देश के सहयोगात्मक संवाद का पेश किया सर्वोत्तम उदाहरण। कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई हुई और मजबूत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 52.47%। अब तक करीब 1,87,000 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,55,000। दुनिया भर में कोरोना से 4,40,000 मौत के बीच संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 81 लाख के पार पहुंची। कोविड-19 के चलते नई वोटिंग व्यवस्था के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आज। एशिया प्रशांत सीट पर अकेले दावेदारी की वजह से भारत की जीत तय। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पिछले कई सप्ताह से चल रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधार के आदेश पर किए हस्ताक्षर। नए सुधारों के तहत जब तक किसी अधिकारी की जान खतरे में ना हो, तब तक दम घोंटने वाले किसी भी मामले की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में पीछे हट चुके हैं, जहां वो पहले 15-16 जून की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उच्च ऊंचाई वाले इलाके में शून्य से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे, उनकी चोटों के कारण मौत हो गई है, जिसके बाद इस झड़प में कुल मिलाकर 20 की मौत हो गई है। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वहीं एजेंसियों के अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और अन्य कई इलाकों में भारत चीन की सेनाओं के बीच तनाव 5 मई से ही बढ़ गया था। तनाव कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर बातचीत भी जारी थी, लेकिन सोमवार रात सैनिकों की हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों के सैनिक हताहत भी हुए। कई सैनिकों की मौत भी हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की और प्रधानमंत्री को भी स्थिति से अवगत कराया। पिछले करीब 5 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत कई इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा पर कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी थी, जिन्हें हल करने को लेकर लगातार कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी था। लेकिन इसी दौरान सोमवार रात कुछ ऐसा हो गया जिससे तनाव कम होने की बजाय बढ़ गया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच सोमवार रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं
पीछे भी हटी थी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हुई है। सीमा पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को हुई घटना के बाद इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच सेना के सूत्रों ने बताया है कि सेना प्रमुख की पठानकोट मिलिट्री स्टेशन की यात्रा स्थगित हो गई है। बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। फिलहाल राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और स्थिति और न बिगड़ने पाए इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और सीमा पर स्थिति जल्द सुधरेगी। सुधीर कुमार यादव और अमृतपाल सिंह के साथ DD न्यूज। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा है कि भारत और चीनी सैनिक और राजनयिक स्तर पर तनाव घटाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि तनाव कम करने की प्रक्रिया आसानी से चलेगी, लेकिन चीन ने आम सहमति के विपरीत जाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान नहीं किया। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई के बाद ये घटना हुई है। नुकसान को रोका जा सकता था अगर चीन समझौते का पालन करता। भारत की गतिविधियां हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के भीतर रही हैं और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच LAC पर हुई हिंसा और मौतों पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। दैनिक प्रेस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहयोगी प्रवक्ता ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प से भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों पर एक सवाल के जवाब के दौरान ये बयान दिया। अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव के बाद स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि मतभेदों को शांति से हल किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और वहीं अमेरिका भी वर्तमान स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाले जाने का समर्थन करता है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक आज भी जारी रहेगी। आज 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक में शामिल रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री PM मोदी ने राज्यों के साथ इस मुद्दे पर छठी बार संवाद किया और कहा कि सही समय पर लिए गए फैसलों के चलते देश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित रहा। PM मोदी ने फिर जान के साथ जहान का मंत्र दोहराया और कहा कि आर्थिक गतिविधियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने की भी जरूरत है। कोरोना महामारी के दौरान PM मोदी का राज्यों के साथ छठा संवाद। पिछले 3 महीने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 5 बैठकें कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार से 2 दिन का संवाद फिर से शुरू किया। प्रधानमंत्री ने संवाद के पहले दिन राज्यों से अनलॉक 1 लागू होने के बाद के हालात की जानकारी ली और पूरी परिस्थिति को समझा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जान के साथ जहान का मंत्र फिर से दोहराया। PM ने आर्थिक गतिविधियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने की भी जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि पूरा देश अनलॉक 1 में खुल चुका है, लेकिन इतनी जनसंख्या होने के बाद भी भारत में कोरोना से विनाशकारी नुकसान नहीं हुआ है और हमारा रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में
रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि कोरोना की लड़ाई सहयोगात्मक संघवाद का शानदार उदाहरण है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की और लोगों को फिर से 2 गज की दूरी का मंत्र दिया। पीएम ने साफ कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा की खपत जो पहले घटती जा रही थी, वो अब बढ़ना शुरू हुई है। इस साल मई में उर्वरक की बिक्री बीते साल मई की अपेक्षा दोगुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12 से 13% ज्यादा हुई है। दोपहिया गाड़ियों की मांग और उत्पादन लॉकडाउन से पहले के स्तर के करीब 70% तक पहुंच गई है। रिटेल में डिजिटल भुगतान भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक निर्यात में कमी के बाद जून में निर्यात फिर से बढ़ गया और ये पिछले साल के कोरोना काल से पहले के दौर में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए किए गए फैसलों के बारे में भी बताया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। छोटे, मझोले और लघु उद्योगों की मदद करने के लिए समयबद्ध तरीके से उनको बैंक से कर्ज दिलाने का प्रयास हो रहा है। किसान के उत्पादन की मार्केटिंग के क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ेगी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल का भी जिक्र किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संवाद किया, जिसमें शामिल हैं पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। इसके अलावा 17 जून को प्रधानमंत्री 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से संवाद करेंगे, जिसमें शामिल हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। कोरोना संकट में हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनको इस चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जिंदगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिहाज से ये संवाद काफी अहम है। सुधाकर दास के साथ डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है।
जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा, तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं। Should I wear a medical mask? If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with suspected COVID-19 infection. You could wear a mask if you are coughing or sneezing. Masks are effective only when used in combination with frequent hand cleansing with alcohol-based hand rub or soap and water. Replace the mask with a new one as soon as it is damp, and do not reuse single-use masks. The use of a mask alone is not enough to stop the infection. मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी तमन्ना दीदी। इससे उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.47% हो गई है। अब तक 1,86,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,55,227 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना महामारी से मुकाबले में देशवासियों का सुरक्षा कवच बन गया है। इस ऐप पर देशवासियों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक इसे 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने फोन पर डाउनलोड किया है। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में भी शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया है। कोरोना संकट में बचाव के लिए ये ऐप सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। ये सिर्फ उपयोगकर्ता को अपने आसपास मौजूद कोविड के खतरों को लेकर अलर्ट ही नहीं करता, बल्कि इसके जरिए सरकार भी बीमार या फिर इलाज की जरूरत वाले लोगों तक पहुंच रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा आज सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करेगा। भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए तैयार है। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में अस्थायी उम्मीदवार है। समूह की एकमात्र सीट के लिए इकलौता उम्मीदवार होने के नाते भारत की जीत तय मानी जा रही है। कोविड-19 महामारी के चलते अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की नई व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि नई दिल्ली की उम्मीदवारी का चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने सर्वसम्मति से पिछले साल जून में समर्थन किया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस उपभोग और भूमि के बीच संबंध पर केंद्रित है। फूड,
फीड फाइबर के साथ आज का विषय मानवता का अथक उत्पादन और उपभोग है। भूमि एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो अस्तित्व और समृद्धि दोनों के लिए है। ये पारिस्थितिक तंत्रों की सभी प्रावधान सेवाएं प्रदान करता है जो कि घर, भोजन, कच्चे माल, ताजे पानी और चिकित्सा संसाधनों से जैव विविधता के माध्यम से मानव सहित सभी जीवों को प्रदान करते हैं। भूमि एक स्रोत और ग्रीन हाउस गैसों का एक सिंक है और भूमि की सतह और वातावरण के बीच ऊर्जा, पानी और एरोसोल के आदान प्रदान में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए न केवल इसे गिरावट से बचाने और रोकने के लिए बल्कि पुनर्ग्रहण के माध्यम से इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। स्वस्थ वातावरण धारण करने के लिए भूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण है जिसमें हम सभी जीवित रह सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के अब तक 81,44,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों की संख्या 4,40,000 को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 39,39,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राजील दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है। कोरोना ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1,16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 21,34,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं अमेरिका ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कनाडा और मेक्सिको के साथ सीमा प्रतिबंधों को 21 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर किए हैं जिसके जरिए कुछ नए पुलिस सुधारों की शुरुआत की गई है। उनका आदेश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए एक डेटाबेस बनाने सहित कुछ नियमों में सुधार करने के लिए संघीय अनुदान प्रदान करता है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि वो अफ्रीकी अमेरिकी परिवारों से मिले थे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। ट्रंप ने कहा कि इस नई किंडेशियल प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कहा गया है कि जब तक किसी अधिकारी की जान खतरे में ना हो तब तक दम घोंटने वाले किसी भी मामले की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नए आदेश में कहा गया है कि घातक बातचीत को रोकने में मदद करने के लिए कम घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। खराब रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को उनकी पृष्ठभूमि के बिना काम पर नहीं रखने की बात भी इस आदेश में कही गई है। इसी बीच अमेरिका में नस्लवाद और पुलिस की क्रूरता के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने पुलिस हिंसा के पीड़ितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और न्याय के लिए लड़ने का वादा किया। योग भगाए रोग। योग के माध्यम से एसिडिटी पर कैसे काबू पाया जाए, इस बारे में आज हमें बताएंगे योगाचार्य प्रतिष्ठा। एसिडिटी या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इन आसान सी क्रियाओं का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से एसिडिटी से दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो क्रियाएं। वज्रासन के लिए अपने घुटने के बल आ जाएं, पंजों को एक दूसरे पर टिका दें, एड़ी खुली रहे और खुली एड़ी पर अपने हिप्स को टिका दें। गर्दन को सीधे रखना, अपनी हथेलियां अपने घुटनों पर टिकाए रखें, आंखें बंद। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठें भोजन के बाद। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास आप भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। वायु मुद्रा के लिए अपनी पहली उंगली को अंगूठे के रूट से छू देंगे और अंगूठे को उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी और इसे अपने घुटनों पर टिका देंगे। हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी। आंखें बंद करके थोड़ी देर वायु मुद्रा में अवश्य बैठें। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही वायु है। ये हमारे भीतर एसिडिटी को, गैस्ट्रिक को दूर करता है। भोजन के उपरांत 8-16-32 का नियम बनाएं, यानी इस प्रकार से दाईं करवट 8 श्वास तक रुकना। 8 श्वास का अर्थ गहरी श्वास नहीं लेना, 8 काउंट तक। 8 काउंट राइट साइड रुकने के बाद फिर अपनी कमर के बल 16 श्वास तक, 16 काउंट तक रुकना और फिर 32 यानी 32 ब्रेथ, 32 काउंट तक लेफ्ट करवट में लेटना। 8, 16, 32 और फिर अपने आसन में बैठ जाएं। 32 को 320 ना होने दें। अक्सर लोग सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।